हेलो एवरीवन। तो केमिस्ट्री का जो डीसेट एग्जाम हुआ था उसमें हम सेट बी के केमिस्ट्री का आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मेटल एंड बिलोंग टू ग्रुप 13, द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड विल बी। तो उसके क्लोराइड ग्रुप 13 का अगर कोई भी मेटल है और उसके अगर हम क्लोराइड के साथ रिएक्शन तो क्या फॉर्मूला बनने वाला है। तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए ग्रुप 13 है। तो ग्रुप 13 में जैसे कि हम कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, सपोज दैट ग्रुप 13 में हम बोरोन फैमिली, ग्रुप 13 है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में कौन कौन से मेंबर आएंगे, तो 13 के बारे में बात कर रहा हूँ। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम, 13 के मेंबर्स हैं। तो अगर मैं बोरोन के बारे में बात करूँ तो बोरोन के अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूँ, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 5। एटॉमिक नंबर इज 5, तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जनरली हम लिखते हैं 2,3। तो उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल है 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा, बाय यूजिंग द 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी विल बी 3। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट में अगर हम बात करें तो वैलेंसी उनकी 3 रहने वाली है, तो वो उनके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बस हमने पहले एलिमेंट के बारे में बात करी, बाकी सेम ही तरीके का रूल फॉलो होता है एक नंबर में। तो वैलेंसी उसकी हो गई 3। अब तो हमें किसके साथ रिएक्शन करनी है, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन, क्लोरीन कौन सी फैमिली में है, हेलोजन में आता है क्लोरीन। हेलोजन में आता है क्या, क्लोरीन, जो कि ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप 17। तो यहाँ पर अगर क्लोरीन की बात करें हम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है 287। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसकी वैलेंस कितनी हो जाएगी, 1। तो अब हमें पता चल गया कि बोरॉन नहीं, ये एम है, कोई भी ग्रुप 13 का मेंबर, और सी एल है। तो हमने कोई भी निकाल लिया तो इसकी तो वैलेंसी क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। और ग्रुप 13 के मेंबर्स की हमने निकाली 3 वैलेंसी होने वाली है, तो उनको क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, और तो ये जनरल फॉर्मूला के बन जाएगा CL3। तो ये कुछ MCl3, ये बड़ा बना हुआ है, इसको छोटा बनाना है, ठीक है। तो दिस विल बी द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन नहीं है सर इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले तो हमें जानना होगा कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल कंटेन। अगर हम एटम के बारे में बात करें तो एटम की कितनी होता है, मॉलिक्यूल 23 एटम्स। कोई भी एक मोल सब्सटेंस है तो उसके उसमें इतने एटम्स होंगे, एक मोल एटम, 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। तो 1 मोल का मतलब कि अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में कंटेन 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड है तो एक एटम का निकालना ना, इतने एटम का वजन है 16 ग्राम। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड यूज करूं, वन एटम, वन एटम, एक एटम का अगर मैं मास निकालना है मेरे को तो हो जाएगा 16। ये वाला नंबर है इसके डिवाइड में आ जाएगा, 16.22 इंटू 10 की पावर 23। ये एक एटम का क्या हो गया हमारे पास, वजन आ गया। तो आ गया 16 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज द राइट। ये देखो सिंपली यूनिटरी मेथड, इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। कि हमें इतने का पता, इतने एटम्स का वजन पता हो तो एक का कितना होगा, उसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, द फोर्थ रोटेशन मेथड इज यूज्ड टू एनरिच। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए फोर्थ रोटेशन मेथड है क्या, जो कि सल्फाइड और को एनरिच करने के लिए यूज होता है, इतना हमें पता होना चाहिए। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए सल्फाइड और है कौन सा। तो लाइमस्टोन हमें पता होना चाहिए क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक लाइम मतलब जिंक का सल्फाइड और जेड, मैग्नेटाइट मतलब FeCO4, और क्लोराइड मतलब कैल्शियम क्लोराइड CaF2। These are the chemical formula. And
we know close flotation process is due to enrich sulfide ores. सल्फाइड और को हम फ्लोटेशन प्रोसेस से एनरिच करते हैं, तो राइट आंसर विल बी जर्नल जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज केमिकल चेंज टू अकर, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज होगा? तो देखो ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है सब्सटेंस में। लाइटनिंग ऑफ गैस स्टोव, इवापोरेशन, इवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। रिंगिंग ऑफ बेल इज आल्सो अ फिजिकल, दीज आर फिजिकल मेथड। देखो रिंगिंग भी अगर हो रही है तो उसमें केमिकल चेंज कोई थोड़ी हो रहा है। अगर इवापोरेशन हो रहा है तो उसमें भी क्या फिजिकल चेंज हो रही है सब्सटेंस की, यानी किसी को लिक्विड से कहां पर जा रहा है गैस से फॉर्म में, तो फिजिकल दैट इज आल्सो फिजिकल चेंज, तो केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा। बट लाइटनिंग ऑफ गैस स्टोव, तो गैस स्टोव पर कोई भी अगर गैस है तो जैसा मीथेन है, उसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाइटनिंग जब करते हैं तो वहां पर क्या हो रहा होगा, CO2 और H2O का प्रोड्यूस होती है। इट इज अ केमिकल चेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज कंबशन। ये एक केमिकल प्रोसेस है, तो दिस विल बी द राइट आंसर जहां पर हमें केमिकल प्रोसेस देखने को मिलता है, कंबशन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अल्फा पार्टिकल डिटेक्टेड व्हेन दे अप्रोच द न्यूक्लियस वेरी बिकॉज, हाँ तो ये अगर हम बात करें रदरफोर्ड मॉडल की, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या है, उसने क्या ऑब्जर्व करा, उसने बताया हमें कि एक एटम है, एटम के सेंटर पर एक क्या प्रेजेंट होती है, मासिव बॉडी, जो कि किस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और उसने बताया कि सारा का सारा मास यहाँ पर वहां पे कंसंट्रेटेड और देयर, इस तरीके से उसने बताया। और यहीं से हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है रदरफोर्ड मॉडल जब उसने बताया। तो उसने क्या किया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा इस मतलब गोल्ड फॉइल के ऊपर। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि आउट ऑफ मैनी ओनली वन वाज बैक, तो यहाँ पर न्यूक्लियस कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। न्यूक्लियस में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थोड़ी होते हैं, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन। ये चार पॉजिटिवली चार्ज, तो दिस विल बी द न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव। और तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो वहां प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो है, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन पे, और प्रोटॉन कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। तो जब अल्फा पार्टिकल्स जो कि क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स है, इसकी तरफ अप्रोच करेंगे तो वो क्या फील करेंगे, रिपल्सन फील करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन फील करेंगे। और जब ये इसके ऊपर जाके टकराएगा अल्फा पार्टिकल, जब इसके ऊपर, तो जब इसके ऊपर टकराने से वो क्या फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा, और उस ट्रैक पे वो अप्रोच करेगा, ट्रैक पे वो क्या करेगा, वापस हो जाएगा। तो न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, पर न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, बस उससे कोई एज रिपल्सन वाला फैक्टर वर्कआउट नहीं करेगा, जो कि इसको ग्रेफाइट करने पे सेम पाथ पे फोर्स आउट करेगा। तो ये मेरे को सही लगा यहाँ पर आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर 16, लाइम कार्बन डाइऑक्साइड पास टू लाइम लाइम वाटर। तो पहले मैं बताना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2, और लाइम वाटर इज कैल्शियम तो ये रिएक्शन जब होती है तो इसमें फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि क्या है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम डाइऑक्साइड को जब हम कैल्शियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होती है, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलती है। Well, mixture of manganese oxide, manganese is a metal, D block metal, मैग्नीज का डाइऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करते हैं किसके पास, एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का फॉर्मेशन हो रहा है, और एल्यूमिना, एल्यूमिना इज Al2O3, दिस इज एल्यूमिना। तो ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरीके से, अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर।
तो this reaction is highly exothermic. This reaction is highly exothermic reaction. और कितनी 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमें ऑब्जर्व होता है इस रिएक्शन में। जब इतना कोई भी टेम्परेचर पर कोई भी अगर हमें मेटल, तो यहाँ पे पूछता है मैग्नीज प्रोड्यूस, जो मैग्नीज प्रोड्यूस हो रहा है किस स्टेट में मिलता है। तो अगर आप देखो इतनी हाई टेम्परेचर पर अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो क्या हो जाएगा, मेल्ट आउट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में at the higher temperature because this reaction is highly exothermic and give the temperature up to 2000 degree Celsius. So it will be like molten state. बाद में ये वो कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, बाद में किस स्टेट में हो जाएगी, बट रिएक्शन के दौरान वो इस फॉर्म में ही रिलीज होता है। तो यहाँ पर से बताना है रिएक्टिव अमंग दीज मेटल, इसमें से सबसे रिएक्टिव कौन सा मेटल है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दी गई है इसी को यूज करके हमें आंसर बताना है कि कौन सा सबसे रिएक्टिव मेटल है। तो देखो यहाँ पर एजी ने किसको, नहीं कॉपर ने एजी को रिप्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अब कैसी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, मोर रिएक्टिव जो मेटल्स है वो रिप्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साथ सॉल्यूशन में से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो यहाँ कॉपर, कॉपर ने रिप्लेस कर दिया किसको, एजी को। तो सी यू इज मोर रिएक्टिव देन एजी। यहाँ पर मेरे पे बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एफी ने रिप्लेस कर दिया किसको, सी यू को सॉल्ट सॉल्यूशन करके। एफी इज more reactive than Cu। और यहाँ पर देखा हम जेड ने रिप्लेस कर दिया किसको, Fe को। तो जेड इज मोर रिएक्टिव देन Fe। तो अगर मैं इसको ऑर्डर में लगाना चाहूँ तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जेड की। Fe को भी रिप्लेस कर दिया अपने, फिर Fe, फिर कौन, फिर कौन, एजी। और एजी में भी कौन है, सी यू। यहाँ से ये हमें ऑब्जर्व हो रहा है। बस हमें यहाँ पर सिंपल सा आंसर बताया है, ऑर्डर पर इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें तो यहाँ पे बताना है कौन सा सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो हमें रिएक्टिव यहाँ पे दिख रहा है, सबसे ज्यादा कौन है, जेड है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर न्यूलैंड गिव द आइडिया ऑफ रिअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट। ये सबको पता ही होता है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि हर एक 8वां जो मेंबर होगा वो क्या करेगा, रिपीट करता है प्रॉपर्टीज लाइक द सारे गामा पा धा नी सा। उसी तरीके से यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज में भी ये तो दिस इज द जनरल क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। यहाँ पर इथेनॉल, इथेनॉल मींस इथेनॉल इज C2H5OH को जब हम रिएक्शन करते हैं पोटेशियम पर मैग्नीशियम के साथ, KMnO4 के साथ, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एसिड्स में, कोरस्पॉन्डिंग एसिड में, जो कि एसिटिक एसिड और इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर यही हम कोई मान के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं इसकी जगह पर, तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक भी रुक सकती है। और क्योंकि क्या लेना को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है, कोरस्पॉन्डिंग एसिड। दिस आंसर ऑल योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।